ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने RNAi को कवर कर लिया। वहां पे कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं बाद में, बट जितना कवर किया उतना आप लोगों का होना चाहिए कवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे? व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड। किससे इंडिकेट करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला किससे था? क्रॉप वाला किस कलर से, कौन सी रिवोल्यूशन में आ जाता है? ग्रीन। ठीक है, और ये हेल्थ सेक्शन वाला जो भी रहेगा ये सब रेड से। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी अप्रोचेस जो रिवोल्यूशन लाइन है वो किस में आता है? मेडिसिनल। ठीक है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। अब देखो बेटे, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बायोटेक का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ही ये सारी चीजें हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज तभी करेंगे जब वो कोई ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज से ड्रॉबैक होगा तो हमें बचा रहा हो, या हमें सेव कर रहा हो, या हम प्रोडक्शन को हाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा एडवांटेज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके वो प्रोजेक्ट को जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से प्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ड्रग्स हमें बनानी है, मेडिसिन में है हम तो ड्रग्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ड्रग्स के लिए एक कॉमन सी चीज है कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट कम से कम होने चाहिए। ठीक है, जो भी ड्रग आप ले रहे हो वो उस जिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हो वहां पे तो वो वर्क करेगी तभी वो ड्रग है, बट उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ड्रग्स के केस में यही होता है। एंड मोड ऑफ एक्शन उसका फास्ट होना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं कि आपको ड्रग की रिक्वायरमेंट है और वो स्लो प्रोसेस हो। तो एक फास्ट में भी एक लिमिटेड रहता है, ऐसा नहीं कि ड्रग बहुत फास्ट एक्ट करनी चाहिए, उसके भी ड्रॉबैक्स होते हैं अपने। तो हमें जस्ट ऑब्जेक्टिव क्या रखना है कि सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स फॉर्मेशन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, further the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as is common in case of similar product isolated from non-human sources। अब अगर हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट, हाँ बेटा जस्ट अभी स्टार्ट किया मैथिली, जस्ट अभी स्टार्ट किया। 2 लाइन यही हुई है कि मेडिसिनल पर्पज से जो हम बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हैं, जो भी अब देखो बैकग्राउंड में तो हमारा वही RDT चल रहा है, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है जिसको हम लोगों ने 11th चैप्टर में देख लिया। ठीक है, बस अब हम किस किस चीजों में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सेफ, साइड इफेक्ट कम से कम हो ड्रग के, और जो ड्रग्स हैं उसकी कॉस्ट कम हो, उसका जो कंजम्पशन हो वो काफी इजी हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो। ठीक है, जैसे ह्यूमन के ड्रग की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन फ्रेंडली हो, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो, एलर्जिक ना हो। ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के उसकी एफिनिटी, एफिशिएंसी, इन सब चीजों को टेस्ट करके और ट्रायल लेके फिर कोई ड्रग मार्केट में आती है। दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं बात कर रहे हैं। हम सिर्फ टेक्निक की यहाँ पे बात करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे हेल्प कर रही है इसमें। ठीक है, तो फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अब अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं यूज करें और किसी चीज के सोर्स से, जैसे सपोज कल हम लोग क्या देख रहे थे, RNA इंटरफेरेंस में बेसिलस एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है, उसके स्पोर को अगर स्प्रे कर दें तो भी वो डिजीज वहां पे कंट्रोल हो रही थी, पेस्ट कंट्रोल हो रहा था, लेकिन हम स्पोर यूज कर रहे थे वो लार्ज स्केल का, और उसके लिए आपको एग्रोबैक्टीरियम के स्पोर्स बार बार कलेक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना एंड देन स्प्रे करना, ये सब प्रोसेस है। और उसके अगेंस्ट में हो सकता है कुछ और भी रिस्पॉन्सेज है। सेम वे में अगर हमें कोई सोर्स पता है कि हाँ, जैसे जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमने गाय के दूध में, गाय का दूध हम इस पर्टिकुलर वैरायटी की गाय का दूध लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ओके ठीक है, हो सकता है उसके उसमें हमारा ड्रग तो है लेकिन उसमें कोई ऐसी चीजें आ जाए जिससे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर दे।
ठीक है। हालांकि दूध का एग्जाम्पल ऐसा नहीं है सही, जस्ट इसको इससे रिलेट कर लो तुम कि किसी जो हम ऑर्गन प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का तो नहीं होता है वो ऑर्गन, हम इम्प्लांट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो उस केस में वो क्या होता है दूसरे, तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स होती है। तो जस्ट अगर हम कोई रिक्वायर्ड सोर्स को बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो हमने जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है, अगर हम किसी और सोर्स के थ्रू ले रहे हैं तो वहां पे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के चांसेस रहते हैं, तो उसको बहुत स्लो डाउन करने का मतलब काफी ज्यादा निग्लेजिबल हो जाता है, क्योंकि वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, वो जीन है, ठीक है, वो जीन इनकॉर्पोरेट हो गया, वो फंक्शनल है, तो वो यूनिवर्सल कोड है जेनेटिक कोड के, तुम्हें पता है। एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज, जैसे कि इंसुलिन के केस में हुआ भी था कि इंसुलिन में पहले अदर जो एनिमल्स हैं उनके पैंक्रियाज से आइसोलेट करके प्यूरिफाई करके और वो इंसुलिन ह्यूमन को दिया जा रहा था। सिंपल सा यहाँ पे ये थ्योरी है, ठीक है। अब उसमें पिग वगैरह आ सकते हैं, जो भी, जैसे तुम्हें पता है कि फॉरेन कंट्रीज या हमारे भी कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैश वगैरह यूज करते हैं फीड में, तो उनके पैंक्रियास का तो कोई काम नहीं है ना, तो जैसे ऑर्गन डोनेट होता है ना, उस तरीके से समझ लो कि उनका पैंक्रियास डोनेट हुआ, ठीक है, कलेक्शन हुआ पैंक्रियास का और उससे प्यूरिफाई किया गया, क्योंकि उसमें हार्मोन प्रेजेंट होगा, इंसुलिन प्रेजेंट हो गया और उसको ह्यूमन में इंसर्ट किया गया। अब वो अगर ह्यूमन में इंसर्ट किया जाएगा तो वो ह्यूमन इंसुलिन नहीं है, तो वो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन करेगा, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दे सकता है। ये जस्ट हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा पहले होता था, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से जब भी कोई चीज आएगी तो हमें एक उसके अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देखना पड़ेगा, बट हमने ह्यूमन जीन को इनकॉर्पोरेट करके बैक्टीरिया में और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उसको आइसोलेट किया, तो दैट इज ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरियल बॉडी, ठीक है। एक कल्चर मीडियम में हमने उसको प्रोड्यूस किया, आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, पैक किया एंड देन उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझना। एट प्रेजेंट अबाउट, ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use over the world, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 30 recombinant therapeutics अप्रोक्सीमेटली जनरेट कर लिए गए हैं और इसमें से 12 इंडिया में यूज हो रहे हैं। डेटा करेक्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी डेटा यही है और आप जनरल डेटा देखोगे तो भी यही है। क्लियर? तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नाउ एडवांटेजेस होने चाहिए कि हम क्यों नॉन ह्यूमन रिसोर्स से न लें और टेक्नोलॉजी को यूज करें, तो उसका सिंपल सा एडवांटेज अभी जो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी उसी में छुपा हुआ है। हाइपो एलर्जी, एलर्जी को केवल कम करेगा, अप्रोक्सीमेटली नन और नेग्लेजिबल ही है, वो पूरे ट्रायल टेस्टिंग के बाद ही आता है चीज मार्केट में, बट मे बी इन किसी केस में अगर एलर्जिक उसको शो किया, देखो ये सब एलर्जी वगैरह क्या बॉडी टू बॉडी मूव करती है, वेरी करती है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है कि आप किस चीज के एलर्जी को, इसकी अलग ही इम्यूनोलॉजी है पूरी, ठीक। तो आपको यहाँ समझना है कि एलर्जी भी करेगा तो वो बहुत कम होगा, ठीक है, और इम्यून वाला सिस्टम ही समझ लो यहाँ पे। नन और नेग्लिजिबल जो रिपोर्टेड है वो नन या तो नहीं है या तो इतना कम है कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेलफेयर जो उससे हमें पॉजिटिव चीज मिल रही है वो इतनी ज्यादा है। नेक्स्ट इज मास प्रोडक्शन। हम किसी भी बैक्टीरियल कॉलोनी को जिसमें सपोज यहाँ इंसुलिन का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं, पढ़ना भी आपको, तो ई कोलाई को हम लोगों ने यूज किया, तो उसकी बैक्टीरियल कॉलोनी को हम यूज करके बड़े बड़े कल्चर में अपना बायो प्रोसेसिंग सिस्टम को मेंटेन करके एक ह्यूज लेवल में प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और ऐसे। अब जो सपोज इसी को हम पहले की प्रोसेस से कंपेयर करें, अगर हमने किसी ह्यूमन सोर्स नॉन ह्यूमन एनिमल का इंसुलिन आइसोलेट किया, तो उसके लिए हमें नॉन ह्यूमन एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनके पैंक्रियाज लेने के लिए उसको तो किल करना पड़ेगा ना, तो वो कैसा है, वो मास प्रोडक्शन नहीं होगा। और किसी की भी बॉडी में जब हम एक चीज ध्यान में रखना, जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो वहां पे हार्मोन का प्रोडक्शन किसी प्रोटीन के प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि स्टोरेज प्रोटीन
या कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है या फैट स्टोर हो रहा है, उस तरीके के फॉर्म में नहीं होता है हार्मोन। हार्मोन जस्ट सिग्नलिंग मैकेनिज्म को फॉलो किया और ये बॉडी में उतना ही होगा जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। तो आप मेरा हार्मोन निकाल के किसी के बॉडी में हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते कि मेरे में बहुत सारा इंसुलिन बन रहा है, लाओ निकालो और दूसरे को दे दो। इस तरीके की मैकेनिज्म हार्मोन के केस में नहीं हो सकती है। थोड़ी सी ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखो तुम लोग, ठीक है, कि मैकेनिज्म कैसे चल रही है। तो हार्मोन बॉडी में पूरे सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं और जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो फीडबैक मैकेनिज्म से मेंटेन होके उतना ही प्रोड्यूस होगा। ये सब हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़े हुए हैं, बट कोरिलेट करने के लिए माइंड में ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब हम किसी भी अगर नॉन ह्यूमन सोर्स से अगर हम लोग आइसोलेट करें इस तरीके से इंसुलिन के लिए प्यूरिफाई करने के लिए, तो हमें एक मल्टीपल अच्छा ह्यूज अमाउंट में एनिमल चाहिए होंगे कि हम उनके पैंक्रियाज से इसको आइसोलेट कर पाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन टारगेटेड एंड डिजायरेबल। अब हमारा केस क्या है ना, हमें बहुत किल करना है, हमें टारगेट मिल रहा है, टारगेटेड मॉलिक्यूल मिल चुका है, डिजायरेबल कैरेक्टर को ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने सिंपल ह्यूमन इंसुलिन की ही जीन लिए, उसी को इनकॉर्पोरेट किया, उसी की कॉपी बनवाई और हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर आ गया। तो नॉन ह्यूमन वाला चीज ही खत्म हो गया। क्लियर है बेटा ये पॉइंट सब? थ्योरी क्लियर है? ओके, एरर कोड इन ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज कर दूंगी मैं, वैसे भी रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर। लेट स्टार्ट ही किया था मैं, पता नहीं मेरे मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन मेरे लैपटॉप के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? और वो सोसाइटी वाले मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे, तो इसलिए मैं सेंटर पे भी अभी कुछ दिन बाद ही आऊंगी। तो अगर इनकेस ऐसे नहीं चल पाएगा, अभी जैसे मैंने खिड़की के भी बाहर मोबाइल रख के और उसको एक मैकेनिज्म है कि अगर आप ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑन करोगे तो वो कभी कभी कनेक्ट हो जाता है, कभी नहीं कनेक्ट होता है। एमआई का कुछ प्रॉब्लम है एचपी के लैपटॉप के साथ, गूगल पे भी देखा मैंने, कई लोगों को ये प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहले देखो बेटा, मैं तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में जो जो दिया हुआ है ना वही कवर करूंगी। उसके बाद हम लोग जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, या पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब, कुछ एडिशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियर्ड क्रॉप और ड्रग्स को भी देखेंगे बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके। क्लियर है? तो अभी जितना जितना पढ़ा रहे हो उस पर एकदम फोकस रहना है हमें। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट वंस on adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time interval। अब हम सब अवेयर है, डायबिटीज हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, हम सबको पता है कोई भी डायबिटिक होगा तो उसको सबसे बेस्ट उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज इंसुलिन इंजेक्शन, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो अब इतने लोग डायबिटिक हैं तो आपको इंसुलिन का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना, डिमांड सप्लाई वाला एक ग्राफ होता है, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तब आप एक इक्वल ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, एक स्मूथ ग्राफ आएगा वहां पर। तो जस्ट उसी से रिलेटेड कि आप इतना कैसे अवेलेबल करा सकते हो जो चीज बॉडी में प्रोड्यूस्ड हो रही है। व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ एनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल? तो वो क्या करेगा, इसका अभी अल्टरनेटिव कुछ है नहीं, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड में आपको वही चीज चलना चाहिए कि उसकी बॉडी में एक तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है, उसमें अलग अलग रीजन हो सकते हैं, सिग्नलिंग पर्पज से हो सकता है, रेजिस्टेंस पर्पज से हो सकता है, एंड बीटा सेल की एक्टिविटी कम हो सकती है, ठीक है। बीटा सेल ही उसके बहुत स्ट्रांग ना हो उतना इंसुलिन, तो अलग अलग रीजन से, बट समहाउ उसके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन लो है तो उसको अब बाहर से सप्लाई लेनी पड़ेगी। इंसुलिन एसेंशियल हो जाएगा उसके लिए। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals। ठीक है, अगर ह्यूमन के पास नहीं रहेगा बहुत इंसुलिन तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनिमल को टारगेट करना पड़ेगा, एनिमल के पैंक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट करके इंजेक्शन बनाओ और उसको अपने अंदर डाल लो, ठीक है, ब्लड में ही रहेगा। तो ये सारी चीजें की जाती थी पहले, ये हम ऑलरेडी तुम लोग को समराइज कर दिए।
Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body itself? And would it not elicit an immune response in the human body? आपको पता है सिग्नलिंग का मैकेनिज्म, आपको मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी वाला कवर नहीं किया है, बट फिर भी मैंने कई बार बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत स्पेसिफिक रिसेप्टर है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है, फटाफट बताओ, स्टेरॉयडल है या प्रोटीनेशियस, कैसा हार्मोन है? किस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा? न्यूक्लियस के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा? और बाकी क्वेश्चंस भी बताओ। इंसुलिन की मैकेनिज्म में फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगी? ग्लूकोज ग्लूकागॉन और इंसुलिन का क्या रिलेशनशिप है? इन सब चीजों को व्हाट्सएप पे आंसर कर देना, ठीक है? प्रोटीनेशियस है। मैकेनिज्म उसकी कैसे फॉर्म होता है इंसुलिन, वो बताना मुझे। कंट्रोल कैसे होता है, मैकेनिज्म तो अभी मैं बता दूंगी। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से सिग्नल आएगा, ओके करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इफ यू तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर सब जो अब तक मैंने कहानी दी उसमें समझ में आ गया? एक तो इंसुलिन का प्रोडक्शन से उतना ही होगा जितनी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। स्टोरेज नहीं होता है कि इंसुलिन फॉर्म होकर स्टोर हो रखा हो, इसलिए वो अवेलेबल अमाउंट उतना ही होगा जितना बॉडी रिक्वायर्ड यूज कर रही है। बट अगर उससे भी कम हो रहा है तो आपको बाहर से सोर्स लेना पड़ेगा। उसके अलग अलग लेवल पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है आपकी बी सेल वर्क नहीं कर रही है, हो सकता है आपकी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ रखी है, ठीक है? तो उस केसेस में आपको बाहर से लेना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह देख लेते हैं फटाफट। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। हमें पूरा सॉल्यूशन ही मिल गया। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी मतलब क्या है ना कि बहुत बूम टाइप की कि एक बहुत बड़ा वरदान मिला है जो इंसुलिन की इस तरीके की डिस्कवरी हुई है। क्लियर? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन की डिस्कवरी को बहुत बार, अगर तुम लोग आगे भी पढ़ोगे तो फिर इसकी डेप्थ के मैकेनिज्म भी देखोगे कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस, ठीक है? तो ये वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट डिस्कवरी है ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वैक्सीन की, स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी, ये कुछ ऐसी डिस्कवरी है जिसने ह्यूमन सोसाइटी को बचाया है, सेव किया है, ठीक है? तो इन डिस्कवरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अभी तो नहीं, आगे आपको पढ़ाई भी जाएगी या कभी इन लाइफ। मेरे को भी था ऐसा, एक आप कलेक्शन बनाना कुछ स्पेसिफिक डिस्कवरीज की एक जगह, और उससे रिलेटेड एक एक दो दो पैराग्राफ या वन पेज का आपका नोट हो। तो एक ऐसी प्रॉपर नोटबुक रहेगी ना, तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? जैसे मुझे कुछ लॉज का, कुछ साइंटिफिक लॉ जो फिजिक्स के हैं, केमिकल्स केमिस्ट्री के हैं, जैसे अपना कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं तो बॉयल्स लॉ वगैरह आ जाता है। इन सब चीज़ों का ऐसा मन रहता है कि मैं थोड़ा फ्री रहूं तो एक नोटबुक ही बने जिसमें सारे यूनिवर्सल लॉज लिखे हो, ठीक है? टाइम ट्रेवल, लाइट, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन। सेम वे में मेडिसिनल डिस्कवरी या ह्यूमन हेल्थ केयर के लिए जो डिस्कवरी हुई है, उन सब चीज़ों की एक नोटबुक टाइप बनाने का, या कर लेंगे कभी। तो तुम लोग भी इस तरीके का करना, तो एक कलेक्शन आपका एक पास हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। नाउ बैक टू स्टडी। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। कैसे हो गया सिंपल? जस्ट हमने ये आइडिया यूज कर लिया, ठीक? बैक्टीरिया को यूज कर लिया इंसुलिन बनाने के लिए। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट, एंड वाई। बेटा इसका तो आंसर आप लोग करोगे, इतना लॉजिक आना चाहिए। सोचना और बताना इसके बारे में कि टैबलेट क्यों नहीं आ जाती इंसुलिन की। नाउ इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज, हालांकि एक बात बताओ, तो उसकी भी रिसर्च चल रही है कि इंसुलिन को ओरली दिया जा सके, ठीक है? उसकी भी रिसर्च चल रही है। उसमें तुम रीजन बताना, तब मैं बताऊंगी कि उस रिसर्च में क्या हो रहा है। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड cattle and pigs. Insulin from an animal source through caused some patients to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein, ठीक है? ये सब हम लोगों को क्लियर है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट, अब इस पे हम थोड़ा पढ़ाते हैं बाद में।
अभी हम लोग इंसुलिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर के, डिजीज चैप्टर के अकॉर्डिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हम कई जगह इंसुलिन को पढ़ रहे हैं पूरे स्कैटर्ड फॉर्म में। तो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कैसे सेल है, सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, उससे रिलेटेड देखो इन्फॉर्मेशन। ये पाथवे हम लोग का चल रहा है, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक हुआ, कैल्शियम आयन इसमें रोल प्ले करेगा, पोटेशियम पंप इसमें रोल प्ले करेगा। एक पूरा ओवरव्यू आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक इसमें रोल प्ले करेगा, राइबोसोम पे इसमें सिंथेसिस हो रही होगी, फिर गोल्जी में ल्यूमेन से सप्लाई आएगा, गोल्जी में ये मॉडिफाई हो रहा होगा, ठीक है। फिर क्योंकि इट इज अ सेक्रेटरी वेसाइकल्स, इसका सेक्रेटरी नेचर है, सिक्रीट होके ये ब्लड में जाएगा। तो जस्ट सेक्रेटरी वेसाइकल्स कौन सी प्रोसेस है ये, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद वो फ्लोट होके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक मैकेनिज्म हमेशा माइंड में अपने होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसमें ये रिएक्शंस आप नोट डाउन जरूर कर लेना, यहाँ पे काम नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज लेवल ऑफ एटीपी क्या करेगा, पोटेशियम आयन को इफ्लक्स को इंक्रीज करेगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, कैल्शियम आयन डिक्रीज है तो इन्फ्लक्स होगा, इंसुलिन डिक्रीज होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन पूरी मैकेनिज्म स्लो डाउन हो जाएगी। एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, ये लो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे है, ये एलिवेटेड, तो एटीपी आपको एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी यूज होगी, पोटेशियम इफ्लक्स हो जाएगा, डिक्रीज होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, ठीक है, ये हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज है तो इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ये सब हमारे सेल के अंदर मैकेनिज्म चल रही है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो नोट डाउन करना है वो ये क्वेश्चन है, और अभी अभी आया भी है 2020 में ये क्वेश्चन, ठीक। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, या इंसुलिन से ना आए आपके साल में, बट आपको फिर भी मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में दिया होगा प्रो इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन, यहाँ तक की बात है, बट एक्चुअली क्या है, एक मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक सिंथेसिस भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से होती है, ठीक। वी ऑल नो दैट कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए आएगा, उसके पास कोड होंगे प्रोड्यूस करने के लिए जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमआरएनए आएगा वो राइबोसोम से बाइंड करेगा टीआरएनए, वो सारी मैकेनिज्म होगी। ट्रांसलेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा जो कि, एक मिनट एकदम बेटा कंसंट्रेट होके सुनना, ठीक है। प्री प्रो इंसुलिन को फॉर्म करेगा। कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन जब होता है, प्राइमरी प्रोटीन फॉर्म होता है, तो उसके पास एक एडिशनल सिग्नल सीक्वेंस होता है, ठीक, नोट डाउन कर लेना इसको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सिग्नल सीक्वेंस होता है जो कि उसको राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। सिग्नल सीक्वेंस है, इट मींस कि इट गिव्स सम सिग्नल, तो ये किस में हेल्प करेगा, उसको ल्यूमेन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये किसी भी प्रोटीन में जहां पे भी आपका प्राइमरी प्रोटीन बन रहा है वहां पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब सिग्नल सीक्वेंस का रोल क्या था, मूव कराने का, तो वो ल्यूमेन में मूव करा दिया, उसके बाद उसको क्या करना होगा, पहला मॉडिफिकेशन यही है कि सिग्नल सीक्वेंस को कट कर दो, ठीक है। तो ये देखो, ये साइटोसोल वाला रीजन है एंड दिस इज ईआर ल्यूमेन। एक छोटी सी मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ बेटा ताकि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ चीजों को, ठीक। तो ये आपका पेप्टाइड, अभी हम इसको लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे राइबोसोम पे सिंथेसाइज हुआ और ये मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल सीक्वेंस, ये मूव किया ल्यूमेन में आ गया। अब हमें सिग्नल सीक्वेंस का काम नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या डिलीट किया, सिग्नल सीक्वेंस को डिलीट कर दिया, क्लियर। अब इसकी मॉडिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी, गोल्जी की तरफ ये जाएगा, इस मॉडिफिकेशन की प्रोसेस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाएंगे, ठीक है। ये मूव किया गोल्जी में, गोल्जी में क्या होगा, इसका मैचुरेशन होगा, कॉइलिंग, ऑक्सीडेशन, फोल्डिंग, सारे प्रोसेस हो जाएंगे। एंड जो आपको एक क्लीवेज मैकेनिज्म देखनी है सी पेप्टाइड की, ठीक है, दिस वन, ये सब प्रोसेस ईआर में हो जाएगी, दिस वन, ठीक है। सी पेप्टाइड को रिमूव कर दें, या जो भी मैचुरेशन के लिए जो भी प्रोसेस होगी, आप सबको पता है मैचुरिंग फैक्ट्री सेल की
गोल्जी है, वहां पे मैचुरेशन होगा, फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा एक मैच्योर इंसुलिन में। तो गोल्जी के अंदर आपको दिख रहा है कि प्रोटीज क्लिप्स लिबरेट सी पेप्टाइड, दो कट ऐसे लग रहे हैं जिससे सी चेन। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि एक ए चेन है, ठीक, एक बी चेन है, क्लियर, एक आपके पास सी चेन है, बड़ी लंबी सी सी चेन है, ठीक। ये सी चेन आपको प्रो इंसुलिन में दिखेगी, क्लियर, सी चेन प्रो इंसुलिन में दिखेगी। इट मीन्स कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके आइसोलेशन में आया है तो दैट इज प्रो इंसुलिन, क्लियर। अब हमें मैच्योर इंसुलिन बनाना है, तो ये यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, फिर मॉडिफिकेशन में कुछ और सीक्वेंस हटते हैं वहां पे, वो सब चीजों में नहीं जाना है, हमें सिंपल समझना है। सी सीक्वेंस को हटा दिया और ए और बी के बीच में, ऐसा नहीं कि डीएनए की तरह यहाँ से जोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यही क्वेश्चन आया था, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये बाइंड होते हैं, या वो ऑप्शन में था हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो वो बाइंड कर जाएगा और मैच्योर जो इंसुलिन बनेगा वो ए बी बाइंडेड विद द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। फिर ये गोल्जी में अगर ये हुआ तो गोल्जी से रिमूव होके सेक्रेटरी वेसाइकल्स, सेक्रेटरी वेसाइकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा सिस्टम बता रही हूँ बेटा इसमें मैं, कौन सा सिस्टम आ गया सेल के अंदर का, बताना तो जरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे डिफ्यूज हो जाएगा और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर। फास्ट रिप्लाई करो, कौन सा सिस्टम हो गया ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई यहाँ पे, ईआर आया, गोल्जी आया, देन वेसाइकल्स भी आए, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आए। कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट मैथिली। बाकी सबको भी आने दो रिप्लाई, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ये क्लियर है मैकेनिज्म, ये तो ऑलरेडी आपको माइंड में चल ही रहा होगा, जस्ट एक ओवरव्यू है। तो हमारा क्या है, प्रो प्री प्रो इंसुलिन, अगर आपको ये आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आपको प्रो इंसुलिन तो दिमाग में रखना ही है, मतलब सी पेप्टाइड को आपको रिमूव करना है, सिग्नल सीक्वेंस पहले रिमूव होता है, वो ल्यूमेन में फ्लो के लिए हेल्प करता है, क्लियर। तो प्रो इंसुलिन, इंसुलिन। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है कि एक कॉमन ह्यूमन, सॉरी कॉमन क्या बोले, एक ह्यूमन जो इंसुलिन का अपटेक कर रहा है, एक ह्यूमन जो, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन, एक ह्यूमन जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन हिज बॉडी, उसके बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो उसके ब्लड में बाय ड्रग आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स उसके टोटल ब्लड में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे, उसके टोटल ब्लड में नहीं, चलो उसके टोटल सेल में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि वहां पे उसका सिंथेसाइज वाला ओन सिंथेसिस का इंसुलिन कितना होगा, और जो ड्रग वाला इंसुलिन है उसका पार्ट कितना होगा, उसका क्वेश्चन इसी सारी चीजों में इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसे करना पड़ेगा आपको जिस ऐसे के थ्रू दोनों में डिफरेंस आएगा। नाउ उल्टा क्यों चलने लगा भाई, एक मिनट बेटा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट बेटा। एक चीज हम लोगों ने रह गई थी एनसीईआरटी पॉइंट से, वो हम लोग देख लेते हैं अब फिर से, दिस वन, ठीक है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, chain A and chain B that are linked together by disulfide bases, ठीक है, that are linked together by disulfide bases। ये सब आपके एमसीक्यू हैं, चेन ए चेन बी इन मैमल्स। कोई तो कुछ कर रहा है, रुक जाओ तुम लोग, बदमाशी मत करो।
In mammals, including humans, insulin is synthesized as a prohormone, like a proenzyme. The prohormone also needs to be processed before it becomes a fully matured and functional hormone. ये सारी processing आपको समझ में आ गया? Which contains an extra stage called C-peptide. ठीक है? A, C, and then B. ठीक है? तो A और B के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा। क्लियर? और सी को क्लिप कर देंगे, रिमूव हो जाएगा, तो आपका फंक्शनल ऐसे बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge for the production of insulin using rDNA. अब ये तो इंसुलिन का बैकग्राउंड हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में देखते हैं कि क्या मेन चैलेंज है। टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जीन कैसे है, जीन का अरेंजमेंट ऐसा है। सुनना आप ध्यान से, 4 लाइन में मैकेनिज्म खत्म होने वाली है, ए बी सी। तो स्ट्रक्चरल जीन आपके ऐसे प्रेजेंट है कि वो ए को सिंथेसाइज करेगा, सॉरी सी को सिंथेसाइज करेगा, देन बी को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है? पॉलीपेप्टाइड है अलग अलग। पूरा इंसुलिन कोई आपका एक सीक्वेंस नहीं सिंथेसाइज कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल जीन से नहीं सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक, तो आपको ए चेन बन रही होगी, बी चेन बन रही होगी, सी चेन बन रही होगी, सब आपस में मर्ज हो जा रही हैं और उसके बाद आपका प्रो इंसुलिन स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम जब उस स्ट्रक्चर को बाहर क्रिएट करेंगे तो हमें, अगर ये सारी एक ही चेन होती, ठीक है, जस्ट सपोज एक चेन होती, चेन ए से ही पूरा इंसुलिन बन रहा है, तो आप क्या करते? एक कंटिन्यूअस जीन जो आपके डीएनए में प्रेजेंट है उसको आपने आइसोलेट कर लिया और इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्या है, ए जीन, ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड और सी पॉलीपेप्टाइड, ये 3 फॉर्म हो रहे हैं, वो असेंबल हो रहे हैं एंड देन वो प्रो इंसुलिन देन मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जेनेटिकली जब हम इसको सिंथेसाइज करेंगे तो हमारे पास सबसे चैलेंजिंग क्या है कि ए और बी को अलग अलग सिंथेसाइज कर, इनको ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे। ठीक है, मैच्योर फॉर्म। तो उसके लिए सिंपल सी चीज, क्या उसका सॉल्यूशन आया, ए को एक कॉलोनी में प्रोड्यूस करा ले, बी को दूसरी कॉलोनी में प्रोड्यूस करा ले, एंड जिस तरीके से प्यूरिफिकेशन हो रहा था उस तरीके से ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड को प्यूरिफाई कर ले। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, सी का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ए और बी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो एक चैलेंज ये आया था कि एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे आ गया कि हमें ज्वाइनिंग करना है, हमें असेंबली करनी है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की, और टेक्निकली वो भी सक्सेस हो गए। फिर द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। इन 1983 एली लिली, दिस इज कंपनी नॉट साइंटिस्ट, ध्यान रखना, ठीक है, इसको मार्क कर लेना कि एली लिली कोई साइंटिस्ट नहीं है, कंपनी का नाम है। प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी chain of human insulin and introduce them in plasmid of E. coli to produce insulin chain। ये आपका यहाँ से बन जाएंगे 3 MCQ। ठीक, सब हिडन है इसमें, इसी लाइन में खत्म कर दिया इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग को। इकोलाई को यूज कर लिया, डिफरेंट कॉलोनीज को यूज कर लिया, चेन ए दूसरी कॉलोनी बना रही थी, चेन बी दूसरी कॉलोनी बना रही थी, दोनों से प्यूरिफाई कर दिया, फिर एक अलग से प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड फ्यूजन की मैकेनिज्म चलेगी, उसमें प्रोटीन को बाइंड करके और उसके बाद मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? सी हमारे काम का ही नहीं था, तो सी वाले स्ट्रैंड के जीन को हमने लिया ही नहीं। इज इट क्लियर? सी अगर प्रो इंसुलिन में बन भी रहा था तो वो इनएक्टिव है, प्रो इंसुलिन है। मैच्योर इंसुलिन में जो चीज है ही नहीं उसको हम बॉडी के बाहर एक तो टेक्निक यूज करके बना रहे हैं, तो उसको हम बनाएं, फिर ज्वाइन करें, फिर कट करें, तो इस मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं बची। ठीक है, chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin। जो disulfide bridges naturally बन रहे थे उसको अब हमें लेबोरेटरी में बनाना होगा। क्लियर? A strain of the common bacterium Escherichia coli, an inhabitant of the human digestive tract, is the factory used in the genetic engineering of insulin। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन देख रहे हो आप,
ठीक है, ये वो वाले हैं जो बीफ और पॉर्क से पहले आते थे, जो एलर्जिक रिएक्शन शो करते थे। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबली, ये सब पॉइंट हमने वहीं पे आ गया। ठीक है, अपने नोट्स में आ चुका था, जस्ट इस फिगर को दिखाना था। बीफ और पॉर्क से जो आते थे उनसे हमें एलर्जिक रिएक्शंस दिखते थे। ठीक है, तो फिर इनके ऊपर अभी भी हैं लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होते। नाउ ह्यूमिलिन वर्ड ध्यान में रखो कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब तक इंसुलिन के नाम से आ रहा है तो ठीक है, हम पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। एक बाउंसर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ह्यूमिलिन पूछ ले डायरेक्ट, तो ह्यूमिलिन उस इंसुलिन को कहते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, clear? तो chemically insulin is a small simple protein. It consists of 51 amino acid, 30 of which constitute one polypeptide chain and 21 of which comprise a second chain. ये डेटा भी ध्यान में रखोगे, टोटल 51, 30 and 30 plus 21 of which comprise a second chain. The two chains are linked by a disulfide bond. आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है तो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन कुछ और हो सकता है इसमें पूछ ले। ठीक है, स्ट्रेन से रिलेटेड पूछ ले, सोर्स से रिलेटेड पूछ ले, बीफ वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछ ले, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मैच तो कॉलम में हो सकता है आ जाए। तो आपको थ्योरी तो पूरी ध्यान में रखनी है, अब ये नहीं कि वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप स्किप कर दो। नाउ एक वो फ्लो चार्ट दिख रहा है, फ्लो चार्ट बना लेना, डायग्राम नहीं भी बनाओगे चलेगा। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेना। DNA cut with restriction enzyme, plasmid, introduction into bacterium, engineered bacteria, multiply, insulin, separated, purified, ये सब हमारा क्या है बेटा, RDT का प्रोसेस। आपको ये सब पता है, इसलिए मैं यहाँ पे अब ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, ये एक आपको डिफरेंट टेक्निक दिखेगी, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडिस जीन के बगल में देखो इंसुलिन बी को किया गया इंसर्ट, इंसुलिन ए को इंसर्ट किया गया, फिर आपको जो प्रोडक्ट मिला उसमें से आपने कट कर दिया बीटा गैलेक्टोसाइडिस एंजाइम को, फिर आपको ए और बी मिल गया, उसको आप ज्वाइन कर लोगे। क्लियर? तो ये आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस आपने यहाँ पे बना दिए, तो आपको फाइनली इंसुलिन मिल जाएगा। लेक्चर ओवर होने वाला है, मैं दोबारा लेक्चर नहीं रिज्वाइन करना, फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू करना।